हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीसीएस जीके पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी हम साथ में देखते चलेंगे। व्याख्या, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय को या कुमारगुप्त को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को। व्याख्या है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। तो यहाँ पे प्रथम गुप्त शासक पूछा है। ऑप्शन में है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। व्याख्या है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रुपया या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था क्या? तो यहाँ पे दिनार कहा जाता था। बी ऑप्शन सही है। व्याख्या है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। रजत सिक्कों को गुप्त काल में रुपया या रूपक कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ये भी देखिए, यूपी आरओ मेंस 2021 का क्वेश्चन है। तो आप लोग के लिए मैं रिवीजन आसान कर दे रही हूँ। आपको बस थोड़ा सा मेंस लिखने के लिए, जैसे निबंध हो गया, हिंदी के लिए लिखना, लेखन वगैरह, थोड़ा आपका समय बच जाएगा। आप इसी वीडियो को बस ऐसे ही ऑन करके रख दीजिएगा, आपका चलता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। तो उसका व्याख्या देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वही साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्य उपासना की धार्मिक भावना को
तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए, हाथी दांत के काम हेतु। तो यहाँ पे सी ऑप्शन लोहे के यंत्र या उपकरणों हेतु। व्याख्या है इसकी, तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। लोहे के यंत्र एवं उपकरण बनाना अगरिया लोगों का परंपरागत व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि, रामदेव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों से योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है, किंतु सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। मीमांसा के प्रणेता थे कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र या जैमिनी। यहाँ पे मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे। व्याख्या है, मीमांसा दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में से याद रखिएगा। दो भागों में, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी है, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रणेता बादरायण। उत्तर के बादरायण और पूर्व के प्रणेता जैमिनी है। अतः प्रश्नानुसार इसका अभीष्ट उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है, सूची 1 सूची 2। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और शंकर। तो यहाँ पे वल्लभाचार्य का हो जाएगा पुष्टि मार्ग, यानी 1 का 2। तो यहाँ हम लोग मिलाते 1 का 2, बाकी ऑप्शन 2 कट गए। अब देखते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, यानी बी का 3 है, बी का 3। तो 2 ही बचे थे, तो सी वाले ऑप्शन में बी का 3, यानी कि सी ऑप्शन। अगर इसमें से आपको एक मतलब 2 याद है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं, इसलिए इसे याद करना जरूर रहता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। अगर याद रहेगा तो बिना देर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं व्याख्या। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, हर्षवर्धन, मिहिर भोज। यहाँ पे नागभट्ट प्रथम ने की थी। इसकी व्याख्या है, अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने म्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज तथा प्रयाग में, प्रयाग तथा थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। तो यहाँ पे कन्नौज तथा प्रयाग में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
व्याख्या अन्य धर्मों की अपेक्षा महायान संप्रदाय या बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता ह्वेन-सांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुरु को पराजित किया था? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। भीतरी स्तंभलेख, इलाहाबाद स्तंभलेख, मंदसौर अभिलेख और उदयगिरी अभिलेख। तो यहाँ पे भीतरी स्तंभलेख है। इसकी व्याख्या है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभलेख मिला है। इसमें हुरु के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुरु का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा है। विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष, फाहियान 399 से 414 ईस्वी, ह्वेन-सांग 629 से 645 ईस्वी। इत्सिंग 679 से 695, अल मसूदी 957 ईस्वी। तो यहाँ पे स्टार दिया है, तो इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर गलतियां रहती हैं तो उस पे स्टार देता है। इसकी व्याख्या में क्लियर किया गया है, फाहियान के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष या 402 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रही है। ह्वेन-सांग का भारत भ्रमण 629 ईस्वी से 645 ईस्वी रही। इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 ईस्वी से 695 ईस्वी था, जबकि अल मसूदी ने 915 से 16 ईस्वी में भारत भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी नहीं पूछा है। राजवंश और सिक्कों की धातुएं, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही नहीं है, यानी सातवाहन का स्वर्ण नहीं है। तो यहाँ पे व्याख्या में देख लेते हैं। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के भी चलवाए थे। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। रामसरल शर्मा के अनुसार सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी, तांबा, सेसे तथा प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे। तो आज के हम लोग इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। कल इसके आगे करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो आज इतना रहने देते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने रीड नहीं किया है, तो अभी मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ।
और कुछ क्वेश्चन क्या पता कहाँ से कौन आ जाए। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। कदंब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। साहित्य एवं साहित्यकार। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। व्याकरणाचार्य पारडी नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति थी। वाराहमिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ थे। ये आपको नोट कर लेना है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्नों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनेंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगड़ी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह 1100 से 2849 के शासनकाल में की थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की है। तो आपको सभी रचनाएं ग्रंथ जो भी हैं उसको याद कर लेना है, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडी थे। 10 से दंडी। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। अलाउद्दीन महोबा से संबंधित थी। ये चंदेल शासक परमार्द देव के सेनानायक थे। चंदेलों एवं चाहमानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनीक कृत परमाल रासो के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जीजा के नाम पर यह प्रदेश जिजाक भुक्ति कहलाया। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जिमुतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। परीक्षोपयोगी तथ्य। गुफाओं के शैलचित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक भाग है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था।
बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए माने जाते हैं। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, भद्र बाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। उदयन वत्स महाजनपद का राजा था। वैशाली बुद्ध का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। नागार्जुन पार्श्व तथा चरक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। स्थापत्य की नागर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। चोलों की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंडचोलपुरम भी चोलों की राजधानी बने। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। ये क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं, ऐसे याद रखिएगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवन, अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना की। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। तो बस इतना हो गया, मतलब अब नहीं है, जितना मैं पढ़ दी उतने तक था। तो ये कल हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।